हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर क्लास भौतिकी। मेरा नाम नितेश और हम डिस्कस कर रहे थे सीएसआईआर नेट दिसंबर 2024 वाला पेपर। ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है पार्ट बी को, और पार्ट सी के अंदर भी हमने नॉर्मली 9 क्वेश्चन हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। आज हम करेंगे उसके आगे क्वेश्चन दैट मीन क्वेश्चन नंबर 55 से। सो आई होप आपने पिछली क्लासेस सारी देख ली हो। अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी है तो प्लीज चेक आउट दोज क्लासेस बिफोर दिस क्लास, या फिर इस क्लास के बाद भी आप उन क्लासेस को चेकआउट कर सकते हैं, जहां से आपको सॉल्यूशंस मिलेंगे एक्यूरेसी के साथ, विद उस क्वेश्चन के अंदर जो पूछा गया है उसके एक्स्ट्रा में जो भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन के अंदर, उन सब एक्सेप्शन या उन सब एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के साथ आपको वो वीडियोस मिलेंगे। तो हमने वो सारी क्लासेस देख ली है, डिस्कस भी कर लिया है। जो हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं उन सब ने मिलकर हमने सारी क्लासेस डिस्कस करी है। तो अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, उन क्लासेस को जरूर देखें, और उन क्लासेस के जो ये पेपर है उस पेपर को लेने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। तो बिना कोई देरी किए आज का इस सेशन को शुरू करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 54 तक हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। 55 ऑन योर स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर 55 में पूछा गया था, ए पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग इन वन डायमेंशनल इज सब्जेक्टेड टू द पोटेंशियल। पोटेंशियल यहाँ पे दे रखा है हमें Vx इक्वल्स में V नोट डेल x minus a, and then this will infinite 0 से 2a तक की डिस्टेंस है, और ये है अदरवाइज। ठीक है। द एनर्जी आइगन वैल्यू इज सेटिस्फाई। एनर्जी आइगन वैल्यू पूछी हमसे, और ये कितना किसमें दे रखा है, डिराक डेल्टा वाला फंक्शन दे रखा है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ये निकालना है कि यहाँ पे सेटिस्फाई कहाँ पे होगा। और देखो इसके केस के अंदर हमारे जो वेव फंक्शन होता है, वेट ए मिनट, यहाँ पे क्या होगा, माइनस इनफाइनाइट और इनफाइनाइट के बीच में पोटेंशियल होगा, और जो पोटेंशियल का स्पाइक होगा, मतलब जहां पे पोटेंशियल हमें मैक्सिमम मिलेगा, वो पोटेंशियल मैक्सिमम में क्या मिलेगा, x बराबर a पे। मतलब x बराबर a पे हमारे पास पोटेंशियल क्या होगा, 0, और इसके अलावा कहां पे होगा, इनफाइनाइट। तो ये हो जाएगा x बराबर a, ये पॉइंट हो जाएगा x बराबर 2a, और यहाँ पे मान लो पॉइंट x बराबर 0। इन पॉइंट्स पे पोटेंशियल हमारा क्या होगा, इनफाइनाइट, और इस पॉइंट पे हमारे पास पोटेंशियल क्या होगा, ए, है ना। ठीक है, सो सोल्व करते हैं। सिंस इनसाइड द वॉल जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा हमारे पास, 0। सो श्रोडिंगर इक्वेशन क्या होती है, h कट स्क्वायर बाई 2m डी स्क्वायर साइन अपॉन में dt स्क्वायर इक्वल्स में e साइन नोट। नॉर्मली इनसाइड द पोटेंशियल, वॉल के इनसाइड अपन पोटेंशियल क्या मानते हैं, 0। वॉल की दीवार पर पोटेंशियल क्या है, इनफाइनाइट, और एक पर्टिकुलर पॉइंट x इक्वल्स में एक a पे हमारे पास पोटेंशियल कितना दे रखा है, v नोट। मतलब एक फिक्स पॉइंट पे दे रखा है, उसके अलावा कहीं पे भी पोटेंशियल ये नहीं है, सारी जगह पोटेंशियल क्या है, 0 है। यहां से ये हो गया, तो हमें निकालना है साइन की वैल्यू। सो डेल डी स्क्वायर साइन अपन में dt स्क्वायर बराबर माइनस 2m e अपॉन में h कट स्क्वायर साइन। सो ये हो जाएगा डी स्क्वायर साइन अपॉन में dt स्क्वायर प्लस 2m e अपॉन में h कट स्क्वायर साइन इक्वल्स में 0। इस वाले टर्म को हम मान लेते हैं k है ये। सो ये हो जाएगा हमारे पास डी स्क्वायर साइन अपॉन में dt स्क्वायर एंड प्लस में k साइन बराबर 0 या k स्क्वायर। सो वेयर k स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास, क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 2m e अपॉन में h कट स्क्वायर। ठीक है, ओके। सॉल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन का जो जनरल सॉल्यूशन होता है, और ये तो हमें नॉर्मली याद भी होता है टाइम के रेस्पेक्ट में, ये होता है हमारे पास a sin kt प्लस b cos kt। डायरेक्ट सॉल्यूशन है, रटने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट यही होता है इसका सॉल्यूशन। सो ये हमारे पास आ गया, इसकी वैल्यू साइन स्क्वायर डी स्क्वायर साइन अपन में डी एक्स स्क्वायर, सॉरी डी एक्स स्क्वायर x एंड दिस आल्सो x। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास x, और ये आ जाएगा साइन kx cos kx। ठीक है, इतना आ गया।
अब पहले निकालते बाउंड्री कंडीशंस किसी भी फंक्शन को, हमें क्या निकालना, एनर्जी निकालनी है। हमें एनर्जी निकालने के लिए हमें सारी चीजें कर रहे हैं। क्या पूछा यहाँ पे, द एनर्जी आइगन वैल्यू दैट सेटिस्फाई दिस कंडीशन, है ना। तो एनर्जी किस तरीके से निकालेंगे, एक चीज देखते हैं, अप्लाई बाउंड्री कंडीशन। बाउंड्री कंडीशंस क्या होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, दो पोटेंशियल जो है ना वो कंप्लीटली जीरो से टू ए के बीच में ना होके, जीरो से ए है, ए से फिर टू ए है। तो इस चीज का भी हमें ध्यान रखना है ना। तो जीरो से ए जहां पोटेंशियल है, यहाँ पे स्पाइक जहां पे पोटेंशियल का आ रहा है, यहाँ पे भी हमारे पास जो वेव फंक्शन होगा वो क्या होगा, यहाँ पे जीरो होगा। इस केस के अंदर भी सॉरी, इस केस के अंदर जीरो नहीं होगा, इस केस के अंदर कुछ होगा, लेकिन टू ए के लिए वो क्या होगा, जीरो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एट एक्स बराबर जीरो, और ये कहां ले रहे हम, जीरो से ए वाला रीजन। सो एक्स बराबर जीरो पे कोस जीरो वन, साइन जीरो जीरो, सो बी की वैल्यू क्या आ गई यहां से, जीरो। सो फंक्शन क्या आ गया, साइन एक्स या वन बराबर ए साइन के एक्स, इक्वेशन फर्स्ट। एट ए से एक्स और टू ए के बीच, ए से टू ए के बीच देखना है, और फंक्शन हमारे पास यही होगा, यही फंक्शन सेटिस्फाई करना है। यहाँ पे देखो x बराबर जीरो पे रखेंगे तो ये क्या होगी, जीरो, फंक्शन सेटिस्फाई कर रहा है। इसी तरीके से x बराबर टू ए के लिए हमारे पास क्या आना चाहिए, जीरो। तो टू ए के लिए जीरो आने के लिए फंक्शन क्या हो जाएगा, साइन टू एक्स। हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, साइन एंड के की वैल्यू नॉर्मल कांस्टेंट है ही, और ये टू ए माइनस एक्स। इस फंक्शन को हम इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं। कैसे, इस तरीके से अगर यूज करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर इसकी वैल्यू x बराबर टू ए रखेंगे तो साइन टू ए माइनस टू ए जीरो, और अगर जीरो हो जाता है उसके अंदर तो फंक्शन हमारा सेटिस्फाई हो गया एट द बाउंड्री। बाउंड्री के ऊपर हमारा वेव फंक्शन क्या होता है, जीरो। अब दो केस हमने लिए, एक तो ये वाला लिया x बराबर जीरो पे, और दूसरा ये वाला जो सेटिस्फाई करेगा वो करेगा x बराबर टू ए पे। बट x बराबर ए के लिए क्या कंडीशन है, दोनों केस तो आ गए, बट x बराबर ए के लिए क्या कंडीशन है वो चीजें देखते हैं। एंड एक और चीज यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे एट एक्स बराबर ए के लिए हमारे पास साइन वन एक्स बराबर कितना होगा, साइन टू एक्स के, क्योंकि दोनों क्या है, बाउंड्री है, इसके अंदर भी ए है और उसके अंदर भी ए है। सो इस केस के अंदर एक्स बराबर ए रखेंगे तो यहाँ पे ए साइन के ए बराबर ए साइन बी, सॉरी बी बराबर जीरो है ना, तो ए साइन थीटा हो गया। और सेकंड थिंग हमारी आ जाएगी बी, नेक्स्ट वेरिएंट लेंगे यहाँ पे, है ना। ओके, सो ये जाएगा ए साइन, सॉरी बी साइन के, टू ए माइनस ए ए, सो यहां से हमारे पास आ जाएगा ए बराबर बी, इक्वेशन नंबर थर्ड। तो ए बराबर बी आ गया, दोनों चीजें आ गई। अब आते हैं हमारे मेन पॉइंट पे कि इसके इस तरीके से कुछ ग्राफ हमारा बनेगा, मतलब फंक्शन जो होगा वो क्या होगा, जीरो, है ना। पोटेंशियल यहाँ पे पीक पे है और बाकी की जगह पे जीरो है। अब यहाँ पे क्या होता है कि इसके इस साइड में अगर लेते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा हमारा x बराबर a प्लस रीजन, और इसके एक साइड में डिराक डेल्टा की प्रॉपर्टीज की करेंगे, ठीक है, ये हो जाएगा a माइनस। सो यहां से देखते हैं क्या निकलता है। सो इस केस के अंदर क्या होगा, अब इसमें यूज करना है यूजिंग डिराक डेल्टा, इफ v बराबर v नोट डेल x माइनस ए, देन साइन a प्लस, और a प्लस किसमें, टू में, माइनस साइन a माइनस, और ये है वन के अंदर, इक्वल्स में होगा ये टू एम। एनर्जी की क्या वैल्यू होगी इस केस के अंदर, एनर्जी हमारे पास क्या थी, टू एम ई अपॉन में एच का स्क्वायर। सो यहाँ पे एनर्जी किसमें, पोटेंशियल एनर्जी के टर्म्स में, पीक वैल्यू वी नॉट अपॉन में एच का स्क्वायर और साइन, ठीक है, कोई अलग चीज नहीं है, सारी सेम चीजें जो हम अभी तक करते हुए आ रहे हैं वही चीजें यहाँ पे, ठीक है।
अब हमें यहाँ पे देखना है दो चीजें, एक तो देखनी है x बराबर x बराबर a के केस के अंदर, दूसरा देखना है x बराबर -a के केस के अंदर। और फॉर्मूला सॉरी होता है प्राइम। तो x बराबर a, ये कौन सा दे रखा हमें, हमने फंक्शन में मिटा दिया ये वाला। तो ये हो जाएगा हमारा एट x बराबर a माइनस पर साइन 1 प्राइम x बराबर क्या हो जाएगा, ये a के कोस के x, और a के लिए a के कोस के a। ऐसे ही एट x बराबर a प्लस पर साइन 2 प्राइम x बराबर, इस वाले केस के अंदर क्या हो जाएगा, k बाहर आ जाएगा, और k बाहर तो आएगा, प्लस में यहां से क्या आएगा, माइनस साइन भी आएगा इसका, तो साइन का क्या हो जाएगा कोस, तो ये हो जाएगा माइनस b k कोस 2a माइनस a, यहाँ पे k, सो ये आ जाएगा माइनस b k कोस k a। ऑलराइट, एंड साइन a हमारे पास यहाँ पे वैल्यू दे रखी है, साइन a की वैल्यू यहाँ पे रखी है, यहाँ पे रखे, सेम ही आएगा a साइन k a। सो ऑलमोस्ट ये चीजें कंप्लीट हो गई हमारी, तीन चीजें यहाँ पे वैल्यू रखी है और हमारी एनर्जी की वैल्यू ऑलमोस्ट आ गई है। सॉरी, एनर्जी की वैल्यू पूछी इसने, द एनर्जी आइगन स्टेट्स इज सेटिस्फाइड। अच्छा, वैल्यू सेटिस्फाई किस स्टेट को कर रही है वो चीजें पूछा है इसने, एनर्जी आइगन वैल्यूज के अंदर दे रखा ना, ई के अंदर। हाँ, सो यहां से जब इसको सेटिस्फाई करेंगे, ये वाली वैल्यूज यहां रखेंगे, तो ये आएगा हमारे पास माइनस के बी कोस के ए माइनस ए के कोस के ए बराबर 2m v0 में h का स्क्वायर और a साइन के ए। सो ये हो जाएगा हमारा, कोस से कोस कॉमन आ जाएगा, तो यहां से आ जाएगा माइनस 2k, बिकॉज ऑफ a और b क्या है, इक्वल है, और a और b इक्वल है, तो 2a, a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये बचेगा 2k कोस के ए बराबर 2m0 m v0 में h का स्क्वायर और साइन के ए। tan की फॉर्मेट में दे रखा है, tan इधर चला जाएगा, बाकी टर्म्स इधर आ जाएंगे, हो जाएगा साइन के ए अपॉन में कोस के ए बराबर ये हो जाएगा हमारे पास माइनस 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस के एच का स्क्वायर अपॉन में एम वी नोट। ठीक है, तो ये हो जाएगा tan के ए बराबर माइनस के एच का स्क्वायर अपॉन में एम वी नोट। के की वैल्यू हमने निकाली थी, तो वो हो जाएगी tan के था हमारे पास अंडर रूट ऑफ 2m e, a डिवाइड्स में h का स्क्वायर को, तो h हो जाएगा बराबर माइनस h का स्क्वायर अपॉन में m v नोट इनटू में 2m e अपॉन में h कट। सो यहां से आ जाएगा हमारे पास tan अंडर रूट ऑफ 2m e a अपॉन में h कट बराबर माइनस h कट से h कट कैंसिल आउट, m से m चला जाएगा, तो यहां बचेगा h कट अपॉन में v नोट और अंडर रूट ऑफ 2 e अपॉन में m। ये हमारे पास इसका क्या हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर थर्ड, h कट अपॉन में v नोट एंड 2e अपॉन में m, और ये जाएगा a 2me अपॉन में h कट। ठीक है, ये हमारा इस तरीके से आंसर था, बस हमें एक प्रॉपर्टी याद रखनी थी डिराक डेल्टा की, फॉर द पोटेंशियल एट x इक्वल्स में a पे, x इक्वल्स पे 1 पे अगर ये इस तरीके से दे रखे हैं हमें, तो यहाँ पे ये चीजें सेटिस्फाई करेगी, लाइक इसके पॉजिटिव पार्ट माइनस नेगेटिव पार्ट, और इन दोनों का डिफरेंशिएट लेके देन इक्वल्स में जाएगा 2m, जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे दे रखी है, ये 2m v नोट अपॉन h का स्क्वायर एंड साइन के। इसके बाद हम सारी वैल्यूज यहाँ पे निकाल लेंगे। तो ये हमारे कुछ इस तरीके से क्वेश्चन था, ये आई होप समझ में आ गया होगा आप पे, और कर भी लिया होगा आपने ना। फिर भी
कोई भी डाउट था यहाँ पे तो बता सकते हैं, बाकी ठीक है कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 56। फॉर ए सिस्टम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन डिफाइन एन ऑपरेटर where a vector is an arbitrary vector and s1 vector and s2 vector are spin operator, the eigen value of a are। ऐसे क्वेश्चन हमने कई दफा किए हैं, काफी क्वेश्चंस किए हैं, और आई होप आपको अब तक तो प्रैक्टिस हो जानी चाहिए थी, है ना। जो नए हैं उनको भी, पुराने हैं आई थिंक उनको तो आता ही है, बट नए को हो जानी चाहिए। तो हमारे पास यहाँ पे दे रखा है s1 बराबर 1/2, 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो s2 by 1/2। ऑपरेटर दे रखा है एक है बराबर 3/a², s1 वेक्टर डॉट a वेक्टर और s2 वेक्टर डॉट a वेक्टर माइनस s1 वेक्टर डॉट s2 वेक्टर। यहां पे दे रखा है a is an arbitrary vector, s1 and s2 are spin operator, the eigenvalue of a। सो यहां पे एक चीज मानना है, मान लो जो आर्बिट्रेरी वेक्टर ए दे रखा है हमें वो, सो लेट्स ए वेक्टर इन द जेड डायरेक्शन, किसी भी तो डायरेक्शन में होगा ना। सो अगर जेड डायरेक्शन में है तो s1 वेक्टर डॉट ए वेक्टर ये हमारा हो जाएगा एस जेड। अगर जेड डायरेक्शन के अंदर है तो ये आ जाएगा ए जेड जो भी आर्बिट्रेरी लेंगे एंड एस जेड वेक्टर। दूसरा हो जाएगा s2 वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ये हो जाएगा ए एस जेड 2 और ये 1 ऑपरेटर। इस तरीके से हम इनको डिफाइन कर देंगे। अगर एक इसमें मान लो कि किसमें जेड में, सबसे इजी जेड ही होता है तो इसलिए हम इसको जेड में डिफाइन कर लेते हैं, है ना। और नॉर्मल केसेस के अंदर जब भी आपको ऐसा कुछ दे तो आप उसको जेड के अंदर कंसीडर करना, बाकी किसी में मत करना क्योंकि वो डिफिकल्ट हो जाएगा फिर आपको सोल्व करने के लिए। तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। नाउ एक चीज ये हो गई, दूसरा हमें देखना है S1 और S2 वेक्टर, जो कि हमने LS कपलिंग के अंदर पढ़ा था, हमें AMP की जब क्लास दी थी। सो S1 वेक्टर डॉट S2 वेक्टर क्या होता है हमारा, ये होता है h²/2 एंड s+1 माइनस s1 माइनस s2 + 1। ये चीज हमारे पास क्या होती है S1 डॉट S2। अब S1 की वैल्यू हमें पता है 1/2 है, S की वैल्यू हमें नहीं पता, तो S की वैल्यू कैसे निकालते हैं। सो S हमारा होता है S1 + S2 टू S1 माइनस S2। तो जो S की वैल्यू हमारे पास आएगी वो कितने आते हैं 1 और 0। ठीक है जी। एस जेड में क्या होता है, अगर किसी फंक्शन के ऊपर हम इसको ऑपरेट करा रहे हैं तो ऑपरेट कराने पर इस फंक्शन का लिए इस तरीके से नहीं, ठीक है ना। यहां पे भी तो अगर इसको हम किसी फंक्शन पे ऑपरेट करा रहे हैं तो एस जेड वेक्टर को अगर साइन पे हम ऑपरेट कराते हैं तो इसका जो फंक्शन होता है वो क्या होता है m1 h का साइन। तो एस जेड वेक्टर की जो वैल्यू आती है वो आती है m1 h। ऐसे ही ये तो 1 के लिए हो गया, ऐसे ही जब ये 2 के लिए निकालेंगे तो ये जाएगा m2 h कट। सो ये वैल्यूज हम वहां पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो ये वैल्यूज भी अगर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो देखो m1 m2 का कुछ नहीं जाएगा, h कट क्या होगा, h कट यहाँ पे भी आ रहा है, h कट यहाँ पे भी आ रहा है, तो h कट स्क्वायर हो जाएगा। a यहाँ पे आ रहा है, a यहाँ पे आ रहा है, a स्क्वायर हो जाएगा, तो a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 3 h कट स्क्वायर एंड m1 m2। सो अगर वहां पे रखते हैं तो क्या बन जाएगा 3 h कट स्क्वायर m1 m2 माइनस और ये हो जाएगा h कट बाय 2 और s+1 माइनस s1 +1 माइनस s2 +1। m1 m2 की वैल्यू क्या होगी, ये भी अच्छा क्वेश्चन था वैसे तो ना। सो m1 m2 की वैल्यू जो होगी इस केस के अंदर, एक केस लेंगे हम यहाँ पे 0 वाला, s बराबर 0 पर सिंगलेट के लिए। s बराबर 0 के केस के अंदर m की जो वैल्यू होगी कितनी होगी, सिर्फ 0 होगी। s बराबर 1 के पर
m की जो वैल्यू होगी कितनी होगी, एक मिनट, इस पे थोड़ी देखना हमें, S1 बराबर 1/2 पे m की जो वैल्यू होगी, m1 की वैल्यू होगी 1/2 और -1/2, S2 बराबर 1/2 पे m2 की जो वैल्यू होगी वो होगी 1/2 -1/2। ठीक है, ठीक है। इसी केसेस के अगर इसी को हम लेके चले, सो कैपिटल M की जो वैल्यू होगी वो भी क्या होगी, m1 + m2। अगर यहां से हम देखते हैं तो इसकी वैल्यू जो डिफाइन होती है वो क्या होती है, एक होगी -1, एक होगी 0 और एक होगी 1। अब -1 और 1 कब हो रही है और 0 कब हो रही है वो चीजें भी हमें डिफाइन करनी है। तो देखो यहाँ पे वैल्यू रखनी है हमें, क्लियर हो गई ये चीज। तो वैल्यू कौन सी रखनी है वो हमें देखना है। एक एच कट की वैल्यू इसने क्या दे रखी है, आई होप 1 दे रखी है इसने एच कट की वैल्यू में, एक मिनट, एच कट की वैल्यू ठीक है, हाँ एच कट की वैल्यू इसने दे रखी है इन यूनिट ऑफ एच कट, एच कट स्क्वायर, मतलब वैल्यू नहीं दे रखी उसने, यूनिट में पूछा है। यहाँ पे केस फर्स्ट, जब s बराबर 0 ले रहे हैं तो उस केस के अंदर में m बराबर क्या होगा 1/2 और m2 बराबर होगा -1/2। ये इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, m1 बराबर -1/2, m2 बराबर 1/2 और s1 s2 की वैल्यू वही होगी 1/2 1/2। वैल्यू रखेंगे तो 1 जो आएगी हमारे पास आइगन वैल्यू की फंक्शन है एक तरीके से। सो 1 जो आएगा यहाँ पे इसको आइगन वैल्यू बोल सकते हैं a1, जो आएगा वो आ जाएगा 3 h कट स्क्वायर 1/2 -1/2 माइनस h कट स्क्वायर बाई 2, यहाँ पे 0 रखेंगे तो 0 माइनस यहाँ पे 1/2 और 1/2 प्लस 1 3/2 3/4 एंड माइनस 3/4। सो ये हो जाएगा अपना -3/4 h कट स्क्वायर, एंड अगर यहां से हम देखते हैं तो माइनस माइनस प्लस, एंड ये हो जाएगा 3/4 h कट स्क्वायर विच इज 0, एक वैल्यू। दूसरी वैल्यू सेकंड केस, s बराबर जब 1 है तो अब 1 कब हो सकता है, 1 के केस के अंदर ये तीनों केस हो सकते हैं, m1 बराबर 1/2 और m2 बराबर 1/2, एक केस। इस केस के अंदर देखेंगे तो a2 जो आएगा वो आ जाएगा हमारा 3h कट स्क्वायर 1/2 एंड 1/2 माइनस h कट स्क्वायर बाई 2। 1 के केस के अंदर 1 + 1 1 + 1 2 2 × 1 2 2 माइनस ये तो सेम ही आएगा 3/4 माइनस 3/4, तो ये हो जाएगा 3h कट स्क्वायर बाई 4 माइनस 3/2 और 2 माइनस 3/2 2 माइनस 3/2 1/2। सो यहाँ से हो जाएगा माइनस h कट स्क्वायर बाई 4, सो ये हो जाएगा 1/2 h कट स्क्वायर। हमें देखना है सिर्फ यूनिट ऑफ h कट स्क्वायर 1/2। सेम चीजें देखेंगे हम यहाँ पे फॉर द केस ऑफ -1/2 एंड -1/2। थर्ड, s बराबर 1, m बराबर -1/2 और m2 बराबर -1/2। सो a3 जो आएगा वो क्या जाएगा हमारे पास 3h कट स्क्वायर -1/2 -1/2 माइनस h कट स्क्वायर बाई 2, ये हो जाएगा 2 माइनस 3/4 माइनस 3/4, तो ये आ जाएगा 3/4 h कट स्क्वायर माइनस वही अगेन 3/2 2 माइनस 3/2 तो ये जाएगा 1/2 एंड 1/2 और ये हो जाएगा माइनस h कट स्क्वायर बाई 4, सो 1/2 h कट स्क्वायर 1/2 आ गया अगेन। ऐसे जब फोर्थ देखेंगे यहाँ पे s बराबर 1, m बराबर 1/2, m2 बराबर -1/2 और इसका रिवर्स कर सकते हैं, लाइक m1 बराबर -1/2 और m2 बराबर +1/2, डजंट मैटर। a4 हमारे पास जाएगा 3h कट स्क्वायर 1/2
माइनस 1/2 माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2, ये हो जाएगा 2 माइनस 3/4 माइनस 3/4। सो यहां से अगर इसको हम देखते हैं तो ये क्या हो जाएगा हमारा -3 एच कट स्क्वायर बाई 4 एंड माइनस ये हो जाएगा 2 माइनस 3/2, सो 1/2 से माइनस हो जाएगा एच कट स्क्वायर बाई 4, सो हो जाएगा -4/4 एच कट स्क्वायर, सो माइनस एच कट स्क्वायर दैट इज -1। सो हमारे पास जो इसकी आइगन वैल्यू चाहिए वो कितनी है 0, 1/2, 1/2 एंड -1। जहां पे भी ये चारों दिखे बिना सोच समझे यस का ऑप्शन कर देना। तो हमारे पास ऐसा ऑप्शन था एक ही, ऑप्शन नंबर 4, 0, 1/2, 1/2 एंड -1। सो ये हमारा क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा, कर लीजिए। अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 57 और इसमें था ए स्टैटिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक फील्ड ए इक्वल्स में q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस बी आर अपॉन में r क्यूब r वेक्टर where q and b is greater than 0 are constants, the charge density of the distribution is given by, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमसे पूछा गया था यहाँ पे। सो हमें दे रखा है E वेक्टर बराबर q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस बी अपॉन में r, सॉरी एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस बी आर अपॉन में r क्यूब और r वेक्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी के अंदर हमें दिखाना होता है इसको वेक्टर फॉर्म में चेंज करना है, सॉरी डायरेक्शन की फॉर्म में। तो डायरेक्शन की फॉर्म में हम इसको चेंज करेंगे तो क्या आएगा q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस बी आर अपॉन में ये हो जाएगा r स्क्वायर, ये हो जाएगा r कैप, ठीक है, बिकॉज वी नो दैट r कैप क्या होता है r वेक्टर अपॉन में r, ठीक है। नाउ वी अगेन नो गोस लो, तो गोस का नियम अवकलन फॉर्म में, डिफरेंशियल फॉर्म में गोस का नियम क्या होता है, डाइवर्जेंस ऑफ E बराबर रो अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ये होता है गोस का नियम। हमें निकालना है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सो हो जाएगा रो अपॉन में, सॉरी रो इक्वल्स में एप्सिलॉन नॉट डाइवर्जेंस ऑफ E वेक्टर, रखते हैं वैल्यू तो ये हो जाएगा हमारा रो इक्वल्स में एप्सिलॉन नॉट डाइवर्जेंस ऑफ Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस बी आर अपॉन में r स्क्वायर r कैप। एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल आउट हो जाएगी, कांस्टेंट क्वांटिटी होती है, Q अपॉन में 4 पाई कांस्टेंट क्वांटिटी होती है, बाहर निकल जाएगी। सो ये हो जाएगा हमारे पास Q अपॉन में 4 पाई एंड डाइवर्जेंस ऑफ e की पावर माइनस बी आर अपॉन में r स्क्वायर और r कैप। इस डाइवर्जेंस को जब ओपन करेंगे तो फर्स्ट का करेंगे सेकंड एज इट इज और सेकंड का करेंगे फर्स्ट एज इट इज। सो ये हमारे पास होगा Q अपॉन में 4 पाई एंड अंदर आ जाएगा एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस बी आर डाइवर्जेंस ऑफ r कैप अपॉन में r स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में r स्क्वायर r कैप डॉट ग्रेडियंट ऑफ e की पावर माइनस बी आर, इस तरीके से ओपन होता है। अब हमें पता है ग्रेडियंट की केस के अंदर तो सारी चीजें आती हैं, लाइक r भी आता है, थीटा भी आएगा, फाई भी आएगा। यहाँ पे कैसे डिफाइन करेंगे, तो यहाँ पे डिफाइन करने के लिए Q अपॉन में 4 पाई एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस बी आर, इसका हमें बताइए डिराक डेल्टा की प्रॉपर्टी यहाँ से आई थी, इसका डायरेक्ट मान होता है हमारा 4 पाई डेल ऑफ r प्लस 1 अपॉन में r स्क्वायर r कैप, और ये सिर्फ किस में होगा r कैप में, डेल अपॉन में डेल r एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस बी आर। सो ये हो जाएगा हमारे पास Q अपॉन में 4 पाई एंड एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस बी आर 4 पाई डेल r प्लस 1 अपॉन में r स्क्वायर इनटू में, इसका करेंगे तो माइनस में b और एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस में बी आर। ऑलराइट, सो एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस में बी आर को कांस्टेंट निकालेंगे बाहर, और इसने कांस्टेंट ही निकाला है बाहर, तो कांस्टेंट निकालने में क्या रहेगा Q अपॉन में 4 पाई एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस में बी आर, और अंदर हमारे पास आ जाएगा इसका 4 पाई डेल r वेक्टर
एंड माइनस बी अपॉन में आर स्क्वायर, सॉरी रो। क्या आ गया हमारे पास, चार्ज डेंसिटी। ठीक है, चार्ज डेंसिटी हमारे पास ये आ गई, रो इक्वल्स में क्यू अपन में 4 पाई एप्सिलॉन एक्सपोनेंशियल माइनस में बी आर 4 पाई डेल आर वेक्टर माइनस में बी अपन में आर स्क्वायर। अब ये चीज हमें हमारे पास आई है चार्ज डेंसिटी। अगर वो पूछ ले कि चार्ज डेंसिटी तो आ गई, चार्ज डेंसिटी अगर हमें पोटेंशियल निकालना हो इससे, तो पोटेंशियल किस तरीके से निकालेंगे, है ना। तो ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए है आज, मैं नहीं कराऊंगा आपकी बात, क्वेश्चन करना है आपको। हमें यहां से चार्ज डेंसिटी पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, आपको निकालना है फाइंड द पोटेंशियल। फॉर दिस सिचुएशन पोटेंशियल निकालना है फॉर दिस सिचुएशन के लिए, है ना। इस सिचुएशन के लिए पोटेंशियल क्या होगा वो आपको बताना है निकाल के, तो करना तो पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन आपके लिए है, नेक्स्ट कर लीजिए इसको भी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58, और क्वेश्चन नंबर 58 में था एन इलेक्ट्रॉन एंटर ए रीजन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स E naught and B naught. Its velocity E naught and B naught are mutually perpendicular to each other. Initially, E naught is so adjusted that the electron suffers no deflection. That is, no deflection का मतलब सिंपल सा होगा कि वो फोर्स हमारा वहां पे जीरो है। E naught is then switched off and electrons move in a circular path of radius r. The speed of electron and its charges and its charge to mass ratio would be. So हमें बेसिकली एक चीज तो निकालने में v और दूसरा निकालना है q अपॉन में m। तो देखो इसने क्या बोला कि कोई डिफ्लेक्शन नहीं है। इनिशियली हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या है, E नोट। मैग्नेटिक फील्ड हमारा क्या दे, B नोट। मान लो कि वेलोसिटी क्या है इसकी, v। चार्ज इनिशियली नहीं है तो हमें पता है लाप्लास इक्वेशन से, सॉरी लाप्लास ना, लोरेंज इक्वेशन, लोरेंज फोर्स। लोरेंज फोर्स से हमारे पास आता है Q E नोट बराबर में Q V B नोट। Q से Q कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहां से वेलोसिटी हमारे पास हो जाएगी E नोट डिवाइड में B नोट। एक चीज। दूसरी चीज इसने क्या बोली, सर्कुलर मोशन करने लगता है, और सर्कुलर मोशन के अंदर हमें पता है एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है जो कि होता है शूडो फोर्स, बट लगता है। तो शूडो फोर्स के केस के अंदर, इन द केस ऑफ सर्कुलर मोशन, इन द केस ऑफ सर्कुलर मोशन वो क्या होता है हमारा, एम वी स्क्वायर अपॉन में आर इक्वल्स में क्यू वी बी। इसने पूछा है चार्ज टू मास रेशियो, सो इसमें मास रेशियो निकालेंगे, चार्ज टू मास रेशियो, और ये हमारे पास आ जाएगा v अपॉन में आर बी नोट। ये बी नोट दे रखा है, ठीक है। रेडियस दे रखे कैपिटल आर, हाँ कैपिटल आर, और v नोट की वैल्यू वहां से रखेंगे तो q अपॉन में m बराबर हो जाएगा 1 अपॉन में आर बी नोट इंटू में e अपॉन में बी नोट। तो ये आ जाएगा हमारे पास e नोट अपॉन में बी नोट स्क्वायर आर, चार्ज टू मास रेशियो। इसका आंसर, एक आंसर हमारे पास ये था ए नोट अपॉन बी नोट, कब, व्हेन नो डिफ्लेक्शन वाले केस के अंदर। नो डिफ्लेक्शन वाले केस के अंदर ये था, एंड दूसरे केस के अंदर हमारा ये था। सो ये भी कर लीजिए, इजी क्वेश्चन था। और इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 59, कंसिडर ए स्फेरिकल रीजन ऑफ रेडियस r by 2 centered at the origin of the coordinate system। ये दा है, थोड़ा करेक्शन करना। 3 point charges each of magnitude q are placed at 0 0 r 0 r 0 and under root of 2 r 0 0. What is the magnitude of the average electric field over the spherical region due to these charges in units of q upon में 4 pi epsilon naught r square। ओके, तो देखो ये एकदम इजी क्वेश्चन था, ज्यादा कुछ करना नहीं था। इसने बस हमें एक सरफेस बनाना था,
सॉरी स्फीयर बनाना था, ये एक स्फीयर दे रखा है हमें, मान लो ये वाला, है ना, ठीक है। अब इसने क्या बोला था कि इसकी जो रेडियस है वो रेडियस इसने दे रखी है r/2। पॉइंट्स क्या दे रखे हैं, मान लो ये x एक्सिस है, ये y है, एंड दिस आल्सो z। सो x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस पे, y और z पे तो इसने क्या दे रखा है पॉइंट r, मतलब ये अगर r/2 है तो मान लो यहाँ पे कोई है r, यहाँ पे कोई है r, और इसमें दे रखा है √2r, मतलब r/2 से बढ़ाइए। देखो कौन सा केस हो गया, आउटसाइड द स्फीयर। तो आउटसाइड द स्फीयर वी नो दैट द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यू डोंट नो, कोई नहीं। सपोज दैट ऑन दिस स्फीयर द चार्ज डेंसिटी ऑफ दिस स्फीयर इज रो। I think it's given in this question, not given, अच्छा चार्ज के फॉर्म में दे रखा है, ठीक है। Let's suppose charge density of this sphere is rho. So for the complete charge rho हमारे पास क्या जाएगी, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम सॉलिड है, so इसका वॉल्यूम क्या जाएगा 4/3 पाई r क्यूब, तो r/2 और ये जाएगा क्यूब। सो ये बेसिकली यहाँ से क्या जाएगा r2, 2 2 4 4 2 8 8 एंड देन इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 से बचेगा 2, सो जाएगा 6 क्यूब अपॉन में पाई r क्यूब, ठीक है, राइट। हमें निकालना है आउटसाइड द स्फीयर। तो आउटसाइड द स्फीयर क्या होता है, देखो डायरेक्ट फॉर्मूला अगर आप याद कर सको तो डायरेक्ट याद कर लेना, बट हम यहाँ पे इस तरीके से कर रहे हैं कि हमें नहीं आता कुछ भी, हम पहली बार क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं तो डेप्थ में क्वेश्चन सोल्व करते हैं ना, तो थोड़ा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे गोस का नियम लगता है, यूज गोस लो, तो ये हो जाएगा ई वेक्टर डॉट ई एस वेक्टर बराबर रो डीवी अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। सो यहां से आउटसाइड द स्फीयर, और आउटसाइड द स्फीयर तो माना, बट चार्ज डेंसिटी कहां तक है, सिर्फ यहां तक है, मतलब r/2 तक है। तो यहाँ पे तो हम वहां मतलब एलएचएस में, तो यहाँ पे तो हम क्या निकालेंगे जिस पॉइंट पे हमें पूछा गया, मतलब r पॉइंट, मान लो लेट्स सपोज ए पॉइंट ऑफ r, सो ये जाएगा 4πr² इक्वल्स में रो वॉल्यूम ऑफ दिस स्फीयर। सो वॉल्यूम क्या हो जाएगा 4/3 पाई, और r जो रेडियस लेंगे हम यहाँ पे वो सिर्फ यहां तक लेंगे जहां तक इसका एरिया है, तो ये हो जाएगा हमारे पास r/2 और क्यूब डिवाइड्स में एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से अगर इसको सोल्व करेंगे जाएगा रो पाई r क्यूब डिवाइड्स में 6 एप्सिलॉन नॉट। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हम यहाँ पे निकाले तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, E बराबर 4 से 4 कुछ कट नहीं रहा, नीचे आएगा तो 24 ही बनेगा, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, तो ये बचेगा रो r क्यूब डिवाइड्स में 24 एप्सिलॉन नॉट r² फॉर द आउटसाइड। एक थोड़ा इंटरेस्टिंग लेके चलते हैं, मान लो ये तो आउटसाइड है, अगर इनसाइड हो तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है। अगर ये मान लो इसके सरफेस पे होता है तो सरफेस के लिए हम क्या करते हैं, तो r की जो वैल्यू है वो r/2 सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पे, तो r/2 जैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। थर्ड पॉइंट, अगर ये इसके अंदर हुआ, देखो सरफेस पे हुआ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इतना ज्यादा, सरफेस के केस के अंदर क्या कर देंगे, जो ये r ले रहे हैं इसको भी क्या लेंगे r/2 एट सरफेस, r बराबर r/2, r/2 जब रखेंगे तो E सरफेस क्या हो जाएगा रो r क्यूब बाय 24 एप्सिलॉन नॉट इनटू में 2/r की पावर स्क्वायर। सो 4 से 4 कैंसिल आउट, 6 बचा, ये ऊपर बचेगा रो r अपॉन में 6 एप्सिलॉन नॉट। ये कहां पे आया हमारा, ये आया हमारा सरफेस पे। मान लो इनसाइड अगर निकालना हो तो इनसाइड में क्या कर सकते हैं, तो इनसाइड के लिए हम कर सकते हैं, पहले तो हम कर सकते हैं कि इसको मिटा सकते हैं, क्योंकि आपने पिछले क्वेश्चन में कर दिया है ये। लाइक इनसाइड के अंदर हम क्या कर सकते हैं कि r इज लेस देन r/2, तो जैसे हमने यहाँ पे स्मॉल r लिया है ना, वैसे हमें इस वाले केस के अंदर पे r/2 की जगह स्मॉल r ही लेना है। तो यहां से हो जाएगा E क्रॉस 4πr² बराबर रो इंटू 4/3 पाई r क्यूब डिवाइड्स में एप्सिलॉन नॉट। सो E वेक्टर आउटसाइड, ये क्या होगा हमारा रो 4π से 4π कैंसिल आउट हो गया, r² से r³ गया तो r बचेगा, तो रो r अपॉन में
एप्सिलॉन नॉट और ये 3, ये हमारा क्या पे जाएगा, सॉरी इनसाइड में। सो इनसाइड के लिए, एक सॉलिड स्फीयर के लिए बोल रहा हूँ, सॉलिड स्फीयर के लिए आउट इनसाइड ये होगा, सरफेस पे ये होगा, एंड आउटसाइड ये होगा कब, व्हेन द रेडियस ऑफ दिस सरफेस, रेडियस ऑफ दिस स्फीयर इज r/2, r होगा तो उस केस के अंदर हम यहाँ पे r रख लेंगे। अभी के लिए हमें कौन सी पॉइंट लेके चलनी है, क्योंकि तीनों पॉइंट ही इसके बाहर की तरफ दिए हुए हैं, तो हमें लेके चलना ना तो ये लेके चलना है, ना ही हमें ये लेके चलना है, हमें यूज करना है ये वाला फॉर्मूला। क्यों, क्योंकि तीनों के तीनों हमें क्या दे रखे हैं, बाहर की तरफ दे रखे हैं, तो ये यूज करेंगे। अब यहाँ पे स्मॉल r की वैल्यू क्या रखते हैं, सो फर्स्ट क्या रखेंगे, r बराबर, मान लो x के लिए करते तो √2r, सो e x में आएगा ना ये वाला, तो e x के लिए क्या हो जाएगा, रो r क्यूब डिवाइड्स में 24 एप्सिलॉन नॉट इनटू में 2 r स्क्वायर, ये स्क्वायर है ना यहाँ पे, सो ये हो जाएगा हमारे पास रो r क्यूब की जगह r आ जाएगा, रो r अपन में 48 एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड, ये y के केस के अंदर, और y कब होगा, जब r बराबर हमारा r होगा, तो ये हो जाएगा रो r क्यूब डिवाइड्स में 24 एप्सिलॉन नॉट इनटू में r स्क्वायर, सो ये हो जाएगा रो r अपॉन में 24 एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन नंबर, और ये इक्वल किसके हो जाएगा, e y के, इक्वेशन नंबर 2। तो e x निकाल लिया, e y और e z तीनों पॉइंट के लिए आ गया, हमें निकालना है इसका मैग्नीट्यूड फॉर्म, तो मैग्नीट्यूड फॉर्म के लिए पहले तो इनको ऐड ऑन करते हैं। सो इनको जब ऐड करेंगे तो हमारे पास जो टोटल e आएगा वो आ जाएगा, देखो रो ऊपर कॉमन आ रहा है तीनों में, और r कॉमन आ रहा है, और क्या कॉमन आ रहा है यहाँ पे, 24 एप्सिलॉन नॉट भी कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा हमारे पास यहाँ पे 1/2 i कैप प्लस j कैप प्लस z, ठीक है, इतना बचेगा। मैग्नीट्यूड यह जाएगा रो r अपॉन में 24 एप्सिलॉन नॉट, और यहां से आ जाएगा हमारे पास √1/4 प्लस 1 प्लस 1, सो रो r अपॉन में 24 एप्सिलॉन नॉट, और ये आ जाएगा 4 और 4 8 और 1 9, 9/4, √9/4 क्या होता है, 3/2, सो इनटू में 3/2, सो ये आ जाएगा रो, और रो r अपॉन में 3 से ये घटेगा 8, 3 8 24, हाँ 8 8 दूनी 16, अरे कैसे कम हो जाऊं, मैं तो बढ़ूंगा, तो ये हो जाएगा रो r अपॉन में 3 एप्सिलॉन नॉट। एक तो ये वैल्यू आ गई इसकी, किसके केस के अंदर, डेंसिटी के केस के अंदर, बट इसने किसके केस के अंदर पूछा हमसे, इसने बोला है, इसने कहाँ बोला है इसने, हाँ चार्ज के केस के अंदर पूछा है, तो चार्ज के केस के अंदर कुछ नहीं करना, रो की जो वैल्यू हमने निकाली थी हाँ निकाली थी, कहीं तो निकाली थी, ठीक है, रो हमारे पास था रो अपॉन में 4/3 पाई r/2 का क्यूब, ये हो जाएगा 6 क्यू अपॉन में पाई r क्यूब, यही होगा ना, ठीक है। सो यहां से रो की वैल्यू रखेंगे तो e मोड ये हो जाएगा हमारे पास 6 क्यू अपॉन में पाई r क्यूब इनटू में r अपॉन में 6 एप्सिलॉन नॉट, सो ये हो जाएगा हमारे पास 6 है ना, तो यहां से अगर 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो ऊपर 3 बचेगा, 3 क्यू डिवाइड्स में, यहां से 3 से करेंगे, 2 से करेंगे तो 8, तो यहां से जाएगा 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। अब इसने यूनिट में पूछा है क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, सो हो जाएगा 3/2 इनटू में क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, सो इसके मल्टीपल में क्या आ गया 3/2, तो बस यही हमें से पूछा गया था यहाँ पे कि क्या होगा, सो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3/2। ये मान लो अगर ये डेंसिटी की फॉर्म में पूछते तो डेंसिटी की फॉर्म में इसका आंसर ये दे देते, तो
इस तरीके से करना था, सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना था, गॉस लॉ का यूज करना था और हमारा ये आंसर इजीली हो जाता है ना। तो इस क्वेश्चन को भी कर लेना, इजी क्वेश्चन था, मतलब ऑलमोस्ट इस तरीके के हम काफी क्वेश्चंस करेंगे, नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट करेंगे। और अभी अगर आपका रेस्पॉन्स अच्छा आता है तो इन्हीं में हम और क्वेश्चन ऐड ऑन और एक्साइटेड वे के अंदर हम इसको करके सोल्व करेंगे। तो कर लीजिए ये वाला भी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60 और ये था आइजिंग मॉडल से। एनर्जी ऑफ टू आइजिंग स्पिन्स एज दे रखा है 1/2 एंड -1/2 इज गिवन बाय E इक्वल्स में S1 S2 प्लस S1 प्लस S2 at temperature T. The probability that both spins takes the value -1/2 is 16 times the probability that both takes the value 1/2. At the same temperature, what is the probability that the spin takes opposite values? यहां पे दे रखा था मैं E बराबर S1 S2 प्लस S1 प्लस S2, S की वैल्यू दे रखी है 1/2 और -1/2, प्रोबेबिलिटी पूछा है। -1/2 is 16th and the probability of both. So probability of -1/2 or -1/2 is 16 times of probability of 1/2 और 1/2, है ना। ये हमें दे रखा है। प्रोबेबिलिटी हमें पता है क्या कॉन्सेप्ट होता है, तो प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट हमसे पूछा जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ 1/2 और -1/2 या प्रोबेबिलिटी ऑफ -1/2 और 1/2। जो ये होता है हमारा एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस में बीटा ई प्लस माइनस प्लस एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस में बीटा ई माइनस प्लस और प्लस माइनस का मतलब सिर्फ ये है कि यहाँ पे 1/2 -1/2 अलग इससे हो सकता है, -1/2 1/2। S1 की वैल्यू एक बार के लिए 1/2 और S2 की वैल्यू -1/2, ऐसे ही इसका जस्ट अपोजिट भी कर सकते हैं। तो दोनों ही केस हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी के अंदर पूछते हैं। डिवाइड्स में सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी, तो मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ माइनस में बीटा ई प्लस 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 प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑफ बीटा ई माइनस माइनस प्लस ई माइनस प्लस एंड ई पावर माइनस बीटा ई प्लस माइनस, ये होता है। ठीक है, सो एनर्जी देख लेते हैं हम क्या निकालेंगे यहाँ पे। सो ई प्लस प्लस 1/2 1/2, सो 1/2 इंटू 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, सो 1/4 प्लस 1, तो हो जाएगा 5/4। ई माइनस माइनस देखेंगे तो माइनस माइनस क्या होगा, और जो प्रोबेबिलिटी ये होती है, मतलब प्रोबेबिलिटी जो होती है वो होती है एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस इन बीटा। ये याद रखना है फॉर्मूला आपको, ठीक है। ये कंप्लीट के लिए निकाला था, ये होता है इसका मेनली फॉर्मूला जो कि हम यहाँ पे यूज करेंगे। यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा माइनस माइनस के लिए -1/2 इंटू -1/2 -1/2 -1/2, सो ये हो जाएगा 1/4 -1, तो -3/4। दो चीजें, थर्ड अब जो हमें निकालना है ई प्लस माइनस करें या फिर ई माइनस प्लस करें, दोनों के लिए सेम ही आएगा। सो 1/2 इंटू -1/2 -1/2 प्लस 1/2, सो हो जाएगा -1/4। दोनों के लिए सेम ही आएगा, अलग नहीं आएगा। तो हमें एक का पता है, दूसरे का हमें निकालना है। और इसने किसमें पूछा है ये वाली चीजें, एट टेम्परेचर टी, यहां से वैल्यू रखते हैं इसकी, यहीं पे रख देते हैं, ये वाला पहले दो। सो P माइनस माइनस जो दे रखा है वो दे रखा है 16 टाइम ऑफ P प्लस प्लस। सो P माइनस माइनस के लिए यहां से एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस बीटा, और माइनस माइनस वाले केस में ये वाली ये होता है हमारे पास -3/4 इक्वल्स में 16 टाइम्स ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस में बीटा, और प्लस प्लस के लिए था हमारे पास 5/4 से हो जाएगा एक्सपोनेंशियल ऑफ 3/4 बराबर 16 टाइम्स ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस में बीटा 5/4। ठीक है,
ठीक है, ये सारी वैल्यू हमें यहाँ पे रखना है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ माइनस प्लस या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ प्लस माइनस के लिए यहाँ पे 2 टाइम्स हो जाएगा तो सेम आती है, 2 टाइम्स ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस में बीटा बाई 4 प्लस हो जाएगा माइनस माइनस, ये हो जाएगा प्लस प्लस वाले केस के अंदर, प्लस प्लस वाले केस के अंदर ये वाला एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस में बीटा 5/4 प्लस एक्सपोनेंशियल ऑफ बीटा 3 बीटा बाई 4 प्लस एक्सपोनेंशियल ऑफ बीटा बाई 4 प्लस एक्सपोनेंशियल ऑफ बीटा बाई 4। सो यहां से आ जाएगा 2 एक्सपोनेंशियल ऑफ बीटा बाई 4 डिवाइड्स में, यहां से ये हो जाएगा एक्सपोनेंशियल ऑफ 3 बीटा बाई 4 की वैल्यू हम यहाँ पे रख सकते हैं, वो वाली आ जाएगी। सो 16 प्लस 1 17 एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस बीटा 5/4 तो ये जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑफ बीटा बाई 4। ठीक है, ठीक है, इसका सोल्व कैसे करना है हमें, ये तो हमें निकाल लेंगे, बीटा की वैल्यू और बीटा की वैल्यू देख लें, है ना, ये आ गया। ठीक है, यहां से एक्सपोनेंशियल ऑफ बीटा बाई 4 को कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये जाएगा 2 एक्सपोनेंशियल ऑफ बीटा बाई 4 डिवाइड्स में, और ये आ जाएगा हमारा एक्सपोनेंशियल ऑफ बीटा बाई 4, अंदर आ जाएगा 17 एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस बीटा 5/4 माइनस में बीटा बाई 4 एंड प्लस 2, तो ये जाएगा 2 डिवाइड्स में 17 एक्सपोनेंशियल ऑफ 5 4 6 6 सो 6/4 3/2 माइनस 3 बीटा बाई 2 प्लस 2। यहां से आते हैं अब, ये हो जाएगा हमारा एक्सपोनेंशियल ऑफ 3 बीटा बाई 4 प्लस 5 बीटा बाई 4 बराबर 16। सो 5 और 3 8 8/4 2 सो 2 बीटा बराबर ln 16 जिसको हम लिख सकते हैं 4 ln 2, तो ये हो जाएगा बीटा बराबर 2 ln 2, ये वैल्यू यहां रखेंगे। सो ये आ जाएगी 2 डिवाइड्स में 17 एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस में 3/2 इंटू में 2 ln 2 प्लस 2, सो 2 डिवाइड्स में 17 इंटू में एक्सपोनेंशियली ऑफ 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 3 बचेगा, 3 इधर आ जाएगा पूरा, सो ये जाएगा ln 2 की पावर माइनस 3 प्लस 2, सो ये आ जाएगा 2 डिवाइड्स में 17 इंटू ln से एक कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 की पावर 1/3 तो ये आ जाएगा 1/2 की पावर 3 प्लस 2। सो इसका सॉल्यूशन करेंगे तो 2 इंटू में 8 डिवाइड्स में 17 प्लस 8 दूनी 16 तो जाएगा 16 दूनी 8 दूनी 16 बटे में 16 दूनी 32 और 1 33, 16 बटे 33 का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। तो हमें क्या करना था, जस्ट इस क्वेश्चन के अंदर हमें प्रोबेबिलिटी पता थी। ये क्वेश्चन अगर आपने पढ़ा होगा, मैंने बोला था पार्टीशन फंक्शन वाला, हर क्लास में बोलते हुए आ रहा हूँ, पार्टीशन फंक्शन लिखना सीख लो, पार्टीशन फंक्शन लिखना सीख लो, पार्टीशन फंक्शन लिखना सीख लो। तो वहीं से हमारा क्वेश्चन था कि ये वाला एक होता है नॉर्मल की प्रोबेबिलिटी हमारे प्रोपोर्शनल होती है एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस बीटा ई के, एक केस के अंदर सभी का सेम ही होता है, नीचे वाला केस तो सबका सेम होता है, तो कैंसिल आउट हो जाता है। हमसे 2 चीजें पूछी गई थी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 1/2 माइनस 1/2 या फिर 1/2 माइनस 1/2 और 1/2 के लिए क्या होगा। तो अगर एक के लिए पूछता मतलब एक की कंडीशन होती तो ऊपर एक अंदर नीचे कंप्लीट का हो जाता। हाँ, यहाँ पे 2 केस हमारे बन रहे थे, तो ये दोनों केस हमने कंसीडर किया, अंदर नीचे कंप्लीट प्रोबेबिलिटी जो भी यहाँ पे केस बन सकता है। फिर ये कंडीशन दे रखी थी जिससे हमने बीटा की वैल्यू निकाली, अंदर बीटा की वैल्यू हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके आंसर निकाला 16/33। इजी क्वेश्चन था, करने लायक क्वेश्चन था, कर दीजिए इसको भी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61 एंड इसके अंदर था कंसीडर ए फ्री फर्मी गैस इन ए गिप्रोक्यूबिक इनफाइनाइट potential well in hypothetical 4-dimensional space. What will be the expression for ground state energy per particle in term of the Fermi energy EF? Ignore spin degeneracy of the fermions. Spin degeneracy में इग्नोर करनी है, एंड उसके इसके लिए हमारे पास क्या होगा। सो एक चीज याद रखना, पहली चीज तो आपको 2 चीजें निकालनी थी, एक तो
डेंसिटी ऑफ स्टेट ऐसे क्वेश्चन के अंदर, है ना, कि डेंसिटी ऑफ स्टेट हमारी क्या होगी, और दूसरी चीज हमें निकालनी है यहाँ पे एनर्जी पर पार्टिकल, वो भी हम निकाल लेते हैं। फॉर्मूले पे अगर जाते हैं हम, तो इन द केस ऑफ 4 डायमेंशन दे रखा है यहाँ पे, देखो तो 3 तक तो हमने पढ़ा था, 4 डायमेंशन वी कांट इमेजिन कि कैसे तरीके से वर्क कर सकती है। तो फोर्थ में हमें डायरेक्ट नहीं जाना है, यहाँ पे डेंसिटी ऑफ स्टेट का मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था आपको, फॉर द डी डायमेंशन जी ई जो होती है वो प्रोपोर्शनल होती है एक्सपोनेंशियल ऑफ डी बाई टू, सॉरी डी बाई एफ माइनस वन। विद डी जो होता है वो क्या होता है, डायमेंशन, एंड एस की वैल्यू दो होती है, एक तो वन होती है एक टू होती है। एस की वैल्यू वन कब होती है, मासलेस पार्टिकल के लिए, और एस बराबर टू होता है मास पार्टिकल के लिए। हमें फर्मियोन दे रखा है, फर्मियोन इलेक्ट्रॉन या जो भी होगा, इलेक्ट्रॉन के केस के अंदर देखते फर्मियोन्स में जिसमें हाफ इंटीजर होता है, और फर्मियोन्स के केस के अंदर इनके जो मास होता है, मान लो इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का जो मास होगा वो कितना होता है 91 इंटू 10 टू पावर माइनस 31, और रेस्ट मास इसका 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, दैट इज की जीरो नहीं होता है, तो जीरो नहीं होता है तो इसकी वैल्यू यहाँ की इसके अंदर हो जाएगी 2। तो जी ई प्रोपोर्शनल हो जाएगा 4d के लिए e की पावर 4 बाई टू माइनस वन, तो 2 माइनस वन ई, सो ये हो जाएगा हमारे पास g प्रोपोर्शनल टू e के। इसने पूछा है कि एनर्जी, एवरेज एनर्जी पर यूनिट ग्राउंड स्टेट एनर्जी पर पार्टिकल इन टर्म्स ऑफ फर्मी एनर्जी। तो देखो ये एक सिंपल सा फॉर्मूला था, जैसे E अपॉन में n पूछा है इसने, तो E हमारे पास होता है 0 से EF और एनर्जी E, फिर GE FE DE डिवाइड्स में 0 से EF GE FE DE। इसको सोल्व करना है, GE की वैल्यू में E रखनी है, FE क्या होगा फॉर द फर्मियोन्स, फर्मियोन्स FE बराबर होता है 1 अपॉन में एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस में बीटा E प्लस 1। देखिए सब फर्मियोन्स, सो फर्मियोन्स के केस के अंदर हमारे पास ये होता है, ठीक है। फर्मियोन्स के केस के अंदर ये वाली वैल्यू यहाँ पे रखेंगे। अब इस तरीके से अगर इसको सोल्व आप कर सकते हो, मैंने ऑलरेडी करा चुके हैं ऐसे क्वेश्चन, मैं काफी बार करा चुका हूँ, ये वाला क्वेश्चन आपको सोल्व करना है खुद से, क्या आंसर आएगा। अगर हमें मान लो कि इतना पूरा मेथड नहीं करना है तो इसके लिए भी डायरेक्ट हम रख सकते हैं या फिर याद कर सकते हैं, E अपॉन में n बराबर होता है हमारा D अपॉन में D प्लस S और E F। सेम चीजें D की वैल्यू में क्या दे रखी है 4, D की वैल्यू 4 प्लस S क्या दे रखा है 2 E F, तो हो जाएगा 2 बाई 3 E F जो कि आएगी E बाई N की वैल्यू। किसके लिए, मास पार्टिकल्स के लिए। मान लो मासलेस पार्टिकल, मासलेस पार्टिकल्स हम जैसे कंसीडर कर देते कभी कभार, तो मासलेस पार्टिकल्स हमारे कौन कौन से होते हैं, फोटॉन्स हो गए जैसे, या फिर हम बोल सकते हैं फोनॉन्स हो गए हमारे, है ना, फोटॉन्स हो गए। फोटॉन्स क्या होते हैं, एनर्जी के क्वांटा। फोनॉन्स क्या होते हैं, वाइब्रेशंस के थ्रू जो बनती है एनर्जी, वाइब्रेशंस के क्वांटा जो जिनको बोलते हैं वो होते हैं हमारे फोनॉन्स। सो फोटॉन्स और फोनॉन्स हो गए, तो इनके लिए S की वैल्यू क्या हो जाएगी इन दोनों के लिए, S बराबर 1। सो अगर इन दोनों का केस दे रखा होता तो उस केस के अंदर हम यहाँ पे G क्या होता है, D 4 डायमेंशन 4 बाई 1 माइनस 1, सो 3, तो यहाँ पे 3 आता, और ये हमारा आंसर रहता उस केस के अंदर 4 बाई 4 प्लस 1, सो 4 बाई 5, तो 4 बाई 5 इस केस के अंदर हमारा आंसर रहता। तो दो चीज याद रखनी, एक तो ये वाली चीज कि वैल्यू कब कब क्या होती है, एंड ये फॉर्मूला, ऐसे ही फिर हमारा ये फॉर्मूला, तो ये चीज आपको याद रखनी है, याद रखनी, ठीक है। ऑलराइट, कंप्लीट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62, एंड इन दिस क्वेश्चंस eigenstate of systems are specified by two known integer n1 and n2. The energy of the system is given by, this is if alpha is exponential of minus h cut omega upon में kBt, what is the probability that at temperature T the energy of the system will be less than 4 h cut omega. हमें एनर्जी दे रखी है और ये दे रखी है n1 प्लस 1 बाई 2,
एच कट ओमेगा प्लस n2 प्लस 1/2 2 एच कट ओमेगा। सो टोटल एनर्जी अगर हम देखते तो ये हो जाएगा n1 प्लस 2n2 प्लस 1/2 प्लस 1 और एच कट ओमेगा। सो ई एन हो जाएगा हमारा n1 प्लस 2 n2 प्लस 3/2 एच कट ओमेगा। अब इसने क्या बोला है कि लेस देन 4 एच कट ओमेगा होना चाहिए। प्रोबेबिलिटी देखनी है उन पार्टिकल्स की जो लेस देन 4 एच कट ओमेगा। तो जो इससे पहले क्वेश्चन हमने किया है ना पार्टीशन फंक्शन वाला, सेम क्वेश्चन उसी की तरह होगा। बस हमें देखना है कि वहां पे हमें सीधा से दे दिया था कि 1/2 माइनस 1/2 और माइनस 1/2 1/2 है। यहाँ पे इसने दे रखा है लेस देन 4 एच कट ओमेगा। बस एनर्जी चेंज की है, बाकी सारा का सारा प्रोसेस हमारा सेम रहने वाला है। तो इसने कंडीशन क्या रख दी कि n1 प्लस 2 n2 प्लस 3/2 एच कट ओमेगा की वैल्यू लेस देन क्या होगी 4 एच कट ओमेगा। करते सोल्व। सो n1 प्लस 2 n2 एच कट ओमेगा से एच कट ओमेगा कैंसिल आउट हो जाएगा। लेस देन 4 माइनस 3/2। सो n1 प्लस 2 n2 लेस देन हो जाएगा 4 8 माइनस 3 5/2। अब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाली कौन कौन सी स्टेट्स हैं वो हमें देखना है। उसके लिए एनर्जी हम निकाल सकते हैं। कौन कौन से स्टेट्स आएंगे इस कंडीशन को। अगर n1 की वैल्यू दोनों की वैल्यू 0 रख सकते हैं क्योंकि हार्मोनिक है, तो हार्मोनिक के अंदर तो 0 रख सकते हैं। तो 0 0 एक स्टेट हो गई। अगर 0 और 1 रखे तो यहाँ पे 2 आएगा। 0 और 1 रखेंगे 2। 2 छोटा होता है 5/2 से। यस। तो 0 और 1 ऐसे ही 1 और 0 भी रख सकते हैं हम यहाँ पे क्योंकि 1 और 0 1 भी छोटा होता है। दूसरा 2 और 0 भी रख सकते हैं। 2 और 0 2 रखेंगे और 0 रखेंगे तो भी होगा। ठीक है। अब इसके अलावा अगर यहाँ पे 3 रखते हैं 3 0 रखते हैं तो 3 बड़ा होता है 5/2 से। और अगर दोनों केसेस में 1/2 1 1 रखते हैं तो भी 3 हो जाएगा। 3 क्या होता है 5/2 से बड़ा। तो ओनली हमारे पास 4 स्टेट्स आएंगी जिनके लिए इसकी एनर्जी क्या होगी कम। सो प्रोबेबिलिटी जो हम देखते हैं वो देखते हैं एक तो z बराबर z पार्टीशन फंक्शन है। ये फंक्शन होगा 0 0 का प्लस z पार्टीशन फंक्शन होगा 0 1 का प्लस z पार्टीशन फंक्शन होगा 1 और 0 स्टेट का प्लस z पार्टीशन फंक्शन होगा 2 और 0 स्टेट का डिवाइड्स में समेशन ऑफ z कंप्लीट z जो पार्टीशन फंक्शन होगा वो। इस तरीके से हमें इसको डील करना है। ठीक है। तो निकालते हैं 1 बाय 1। पहले z 0 0 देखते हैं। z 0 0 के केस के अंदर एक्सपोनेंशियली ऑफ माइनस टू बीटा एनर्जी कितनी दे रखी है 0 0 के केस के अंदर। यहाँ पे अगर 0 और 0 रखेंगे तो एनर्जी कितनी आएगी 3/2 एच कट ओमेगा। तो आ जाएगी 3/2 एच कट ओमेगा। और जो हमें दे रखा था वहां पे एच कट ओमेगा बाई के बी टी बराबर अल्फा। सो ये बराबर होगा बीटा एच कट ओमेगा क्योंकि बीटा बराबर हमारे पास क्या होता है 1 अपॉन में के बी टी। सो के बी टी बीटा एच कट ओमेगा की वैल्यू अल्फा हो जाएगी। तो ये हो जाएगी हमारे पास एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस में 3/2 अल्फा की पावर 3/2। ये एक्सपोनेंशियल में दे रखा था हमें एक्सपोनेंशियल। तो अल्फा की पावर क्या हो जाएगी 3/2 माइनस में साथ में था ना। हाँ माइनस माइनस। ऐसे ही z 0 1 के लिए 0 और 1 1 रखेंगे तो 2 2 प्लस 3/2 2 प्लस 3/2 7/2 सी हो जाएगी हमारे पास एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस बीटा 7/2 एच कट ओमेगा। सो ये हो जाएगी अल्फा की पावर 7/2। z 1 0 1 1 प्लस 3/2 5/2। सो अल्फा की पावर अब तो डायरेक्ट कर सकते हैं 5/2 और z 2 0 के अगेन वही हो गया अल्फा की पावर 7/2। ये तो हो गया हमारे पास ऊपर वाली टर्म्स आ गई सारी की सारी। हमें निकालना है नीचे वाली टर्म्स में क्या आएगा। सो नीचे वाली के लिए कंप्लीट हमें z निकालना है। कंप्लीट z निकालने के लिए हम क्या करेंगे z बराबर समेशन ऑफ n1 बराबर 0 टू इनफाइनाइट और इसका आ जाएगा हमारे पास एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस में n1 बीटा एच कट ओमेगा समेशन ऑफ n2 बराबर 0 टू इनफाइनाइट एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस में 2 बीटा
n2 h कट ओमेगा एंड समेशन ऑफ ये हो जाएगा हमारे पास एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस में बीटा 3/2 h कट ओमेगा। तो ये तो कांस्टेंट हो गया अल्फा की पावर 3/2। जी इनफाइनाइट तक जा रहा है, जीरो से इनफाइनाइट। तो एक्सपोनेंशियल वाले जब भी टर्म ऐसे इनफाइनाइट पे जाते हैं तो ये क्या आते हैं, गुणोत्तर श्रेणी बनती है, जीपी बनता है ये, और इसका आंसर हो जाएगा 1/1 माइनस जो भी इसका ऊपर का है अल्फा जो आएगा यहाँ पे अल्फा की पावर में ना, इसको और थोड़ा इजी लिखते हैं। ये हो जाएगा हमारा अल्फा की पावर 3/2। ये हो जाएगा हमारे पास अल्फा की पावर n1 से 0 से इनफाइनाइट को, ये हो जाएगा एक्सपोनेंशियल ऑफ n2 से 0 से इनफाइनाइट अल्फा की पावर 2n2। तो ये हो जाता है हमारे पास अल्फा की पावर 3/2 इनटू में, इसके केस के अंदर आ जाता है 1 माइनस अल्फा, और ये वाला हो जाता है 1/1 माइनस अल्फा स्क्वायर। जीपी होता है, ये याद रखना है हमें डायरेक्ट ये वाले वैल्यूज। सो सारा दे दिया हमें, जस्ट इस क्वेश्चन के अंदर सॉरी यहाँ पे फॉर्मूले के अंदर सब्स्टिट्यूट करना है, हमारी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे आ जाएगी। सो P बराबर 0 के लिए क्या था, अल्फा की पावर 3/2 प्लस अल्फा की पावर 5/2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा की पावर 7/2, 2 टाइम्स थे ना 1 और 2 डिवाइड्स में अल्फा की पावर 3/2 डिवाइड्स में 1 माइनस अल्फा और 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। ऊपर से क्या कॉमन ले सकते हैं, अल्फा की पावर 3/2 कॉमन लेंगे तो बचेगा 1 प्लस अल्फा 5/2 माइनस 3/2 2/2 1 अल्फा प्लस 2 और ये बचेगा अल्फा स्क्वायर डिवाइड्स में अल्फा की पावर 3/2 और ये आ जाएगा यहाँ पे 1 माइनस अल्फा और 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। सो P बराबर आ जाएगा अपना अल्फा की, अल्फा कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां से अगर इसको एक्सपेंड करेंगे तो 1 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी और a प्लस बी, तो बन जाएगा a माइनस अल्फा a प्लस अल्फा 1 माइनस अल्फा और 1 प्लस अल्फा प्लस 2 अल्फा स्क्वायर। सो P अपने पास आ जाएगा 1 प्लस अल्फा 1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर 1 प्लस अल्फा प्लस 2 अल्फा स्क्वायर। ये आ जाएगा हमारे पास इसका आंसर किसके लिए, फॉर दिस प्रॉब्लम। और ये हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, बस वहां पे थोड़ी एनर्जी की वैल्यू अलग दे रखी थी, यहाँ पे एनर्जी की वैल्यू अलग है। तो देखो पार्टीशन फंक्शन के केस के अंदर तो यही है कि जितनी भी तरह की एनर्जी आपको दे रखी है, कहीं से भी दे रखी हो, क्लासिकल में हो, क्वांटम में हो, स्टेट्स के अंदर हो, सॉलिड के अंदर हो, कहीं पे भी कोई भी एनर्जी हो, उस एनर्जी के थ्रू हम उसका पार्टीशन फंक्शन निकाल सकते हैं। और पार्टीशन फंक्शन निकालने के बाद वहां पे हम प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं, उसकी नंबर डेंसिटी निकाल सकते हैं, एवरेज नंबर निकाल सकते हैं, उसके बाद हाँ ठीक है ये सारी चीजें हम निकाल सकते थे, यहाँ से हम निकाल सकते हैं, ये वाली हमारी ऑप्शन आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर 1 प्लस अल्फा प्लस 2 अल्फा स्क्वायर। कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63, और बहुत इजी क्वेश्चन था ये तो, लाइक हमें अगर बोस कंडेंसेशन प्रिंसिपल आपको पता है तो इसमें था बोस कंडेंसेशन एक्सपेरिमेंट्स आर कैरिड आउट ऑन 2 सैंपल्स A and B of an ideal Bose gas of a printing mistake. The same gas species is used in both. The condensate density achieved at a given temperature below the critical temperature are Na और Nb हमें दे रखा है respectively. If Pa and Pb are the pressure of 2 samples, the ratio of P and Pb. So हमें बेसिकली क्या दे रखा है, डेंसिटी दे रखा था, Na बराबर हमें दे रखा है 1.8 into 10 to the power 14 सेंटीमीटर माइनस क्यूब, और Nb हमें दे रखा है यहाँ पे 1.44 into 10 to the power 15 सेंटीमीटर क्यूब। अब बहुत इंटरेस्टिंग चीज आपको बताता हूँ, एट ए आइडल गैस, फॉर द आइडल गैस एंड बिलो द क्रिटिकल टेम्परेचर, बोस कंडेंसेशन जो एक्सपेरिमेंट था, बेसिकली एक्सपेरिमेंट यही था कि बिलो द क्रिटिकल टेम्परेचर जब हम जाते हैं, सो उस केस के अंदर क्या होता है कि जो एक्साइटेड स्टेट के अंदर जो पार्टिकल है वो क्या हो जाते हैं, ग्राउंड स्टेट के अंदर जाते हैं, और ग्राउंड स्टेट के अंदर पार्टिकल्स की डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा हो जाती है। बट ये तो था प्रिंसिपल, बट जब हम बात करते हैं प्रेशर की, तो प्रेशर जो होता है वो डज नॉट डिपेंड ऑन द डेंसिटी या नंबर डेंसिटी के ऊपर वो डिपेंड नहीं करता है। किस पे डिपेंड करता है, वो बेसिकली डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। टेम्परेचर पे किस तरीके से डिपेंड करता है,
जो प्रेशर हमारा होता है वो बेसिकली डिपेंड कर रहा है के टी अपॉन में लैम्डा क्यूब G5/3 एंड सो P इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। सो प्रेशर किस पर डिपेंड करता है? ओनली टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है यहाँ पे, है ना। दूसरा लैम्डा है तो तरंग दैर्ध्य पर डिपेंड करता है, बट चार्ज डेंसिटी पर डिपेंड नहीं करता है। तो इस केस के अंदर क्या होगा, अगर हम एट ए गिवन टेम्परेचर, यहाँ पे क्या बोला, एट ए गिवन टेम्परेचर बिलो द क्रिटिकल टेम्परेचर, तो जो टेम्परेचर रखा था वो फिक्स है। तो अगर टेम्परेचर फिक्स है तो उस केस के अंदर हमारे पास क्या होगा, पी ए बराबर क्या होगा, पी बी। डजंट मैटर पार्टिकल्स कहां से कहां जा रहे हैं, तो यहाँ पे पी ए अपॉन में पी बी क्या हो जाएगा, वन, है ना। डजंट मैटर वो पार्टिकल्स कहां जा रहे हैं, हमें कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना उनसे नहीं है। हाँ, बस इतना ही होगा कि अगर उससे चार्ज डेंसिटी चेंज होगी तो वो ऊपर से नीचे की तरफ आ जाएंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आंसर नंबर फर्स्ट हमारा 1। देन अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 64। इसमें था कंसिडर एन म्यूचुअली नॉन इंटरेक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स मूव इन ए क्रिस्टल वेयर द आयोनिक पोटेंशियल since to be an electron satisfy the conditions Vr equals में Vr plus R, where R is one of the lattice translation vector. The energy eigenstate of the electrons are labeled as psi k R vector, where k is a vector in the first Brillouin zone. Which of the following is true? दे रखा था वी आर वेक्टर बराबर वी आर वेक्टर प्लस आर वेक्टर और एक फंक्शन दे रखा था साइन के आर वेक्टर, है ना, जहां के हमारे पास क्या है, वेक्टर पोटेंशियल सॉरी वे वेक्टर एंड आर हमारा डायरेक्शन दे रखा है फर्स्ट ब्रिलियन जोन के अंदर। यूज करना है हमें सिंपल से, यहाँ पे एक यूज होगा, यूज ब्लोच थ्योरम। रहमान ब्लोच नहीं, ये वाला ब्लोच, सॉलिड वाला ब्लोच, ठीक है। तो रहमान ब्लोच को साइड में रखते हुए, जो कि धुरंधर में था, हम यहाँ पे आते हैं। तो इसके अंदर क्या था कि जब भी हमें वी आर वेक्टर बराबर वी आर वेक्टर प्लस में आर वेक्टर गिवन हो, तो उस केस के अंदर जो फंक्शन होता है हमारा साइन आर वेक्टर, ये हमें गिवन होता है एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा के वेक्टर डॉट आर वेक्टर एंड यू आर वेक्टर, है ना। इस तरीके से हमें ये क्या होता है, गिवन होता है। एक तो ये हो गया हमारे पास गिवन चीजें। दूसरी इसी के केस के अंदर एंड यू आर वेक्टर होता है बराबर होता है यू आर वेक्टर प्लस आर वेक्टर की, इस वाली प्रॉपर्टी से। तो जब भी ऐसा कुछ गिवन हो तो हमारे पास ब्लोच थ्योरम ये लगते हैं। ब्लोच थ्योरम के अंदर जो यू आर होता है वो क्या होता है, पीरियोडिक बोल सकते हैं एक तरीके से, या इस तरीके से बिहेव करता है। अब हमें निकालना है आर प्लस आर, तो ये क्या हो जाएगा, साइन आर वेक्टर प्लस आर वेक्टर, ये बन जाएगा एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा के वेक्टर आर वेक्टर प्लस आर वेक्टर टोटल यू आर वेक्टर प्लस आर वेक्टर। तो ये तो हमारा अलग हो ही जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा के वेक्टर डॉट आर वेक्टर एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा के वेक्टर डॉट आर वेक्टर और यू आर वेक्टर। या ये वाली टर्म पूरी क्या बन गई हमारी, अगेन ये वाली चीज बन गई। तो यू आर वेक्टर प्लस आर वेक्टर बराबर एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा के वेक्टर डॉट आर वेक्टर साइन आर वेक्टर। इसने क्या ले रखा है, मोड ले रखा है, सो हम भी मोड ले लें। हम क्यों पीछे रहे, है ना, हम हैं सबसे आगे। ये जाएगा एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा के वेक्टर डॉट आर वेक्टर कैपिटल आर वेक्टर एंड साइन आर वेक्टर। इसकी वैल्यू हमें पता है, मॉडुलस की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। सो ये आ जाएगा हमारे पास साइन आर वेक्टर प्लस आर वेक्टर बराबर साइन आर वेक्टर, मतलब आर वेक्टर प्लस आर वेक्टर का मॉडुलस इज इक्वल्स टू साइन आर। तो ये क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 64। सो क्वेश्चन नंबर 64 हमने ऑलरेडी कर लिया, मतलब अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिया है। तो हमने किया है आज 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 10 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए। तो आज क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। ये हमने ऑलरेडी 10 क्वेश्चन अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिए और 10 क्वेश्चंस के अंदर काफी कॉन्सेप्ट भी निकल के आए, जो कि मैंने आपको बोला था। पहला आपको क्या करना है क्लास में, पार्टीशन फंक्शन करना है। दूसरा ब्लोच थ्योरम, इसको अच्छे तरीके से रिवाइज करना है।
और इसके अलावा जो भी हमारे पास नए कॉन्सेप्ट यहाँ पे आए हैं, सारे कॉन्सेप्ट आपको करने। देखो पेपर हमारे पास बहुत कुछ पड़े हैं, 15 साल करा लेंगे, 20 साल करा लेंगे, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। हमें पेपर करना है, कम से कम पेपर से ज्यादा आउटपुट हमें निकालना है। तो जितने क्वेश्चन आज हमने 10 क्वेश्चन डिस्कस किए, इससे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स आए हैं, उन सभी टॉपिक्स को आपको क्या करना है, आज की क्लास में गो थ्रू करना है, अच्छे से रिवाइज करना है। उन सबको अच्छे से रिवाइज करने के बाद कमेंट सेक्शन में बताना कि आपने वो सारे टॉपिक्स अच्छे से रिवाइज करे, क्या प्रॉब्लम्स आपको उनमें आई और क्या प्रॉब्लम्स अभी आपको रहती है, जिसको हम डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। तो ये सारे थे हमारे 10 क्वेश्चंस, और आई होप लंबा क्वेश्चन था, पार्ट सी था, तो लंबे थे क्वेश्चन भी अच्छे थे। पहले आप हम लेंथी क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे, फिर उसकी शॉर्ट ट्रिक्स देखेंगे। तो दोनों केसेस में मजे से करेंगे क्वेश्चंस, हंसते हुए करेंगे। कोई भी डाउट, कोई भी कैसी भी छोटा से छोटा डाउट है, कमेंट सेक्शन में बताना, टेलीग्राम पे बता देना, या फिर इंस्टाग्राम पे आप मेरे को पर्सनल डीएम भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि सबके सामने बेइज्जती ना फील हो मेरे को, तो पर्सनल डीएम कर सकते हैं। बाकी अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे, जीआरएफ निकालेंगे। बाकी जीआरएफ के साथ जो भी एग्जाम होगा जिससे भी ये रिलेट करते हैं, वो सारे एग्जाम्स हम फिजिक्स के निकालेंगे। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए फिजिक्स, करते रहिए डाउट सोल्व, और ध्यान रखिए अपना और अपने आसपास का और अपने अपनों का। जय हिंद।